हे नमस्कार मेरियन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट एंजॉय कीजिए, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो सबसे पहले तो वेलकम कि आपने 10 से 11 का 10 तक का जर्नी कंप्लीट कर लिया है. अब आप 11 में आ गए हो, ठीक है? एंड सिंस अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है हम बोल सकते हैं कि आपने साइंस स्ट्रीम चूज किया है, ठीक है? ओके, तो और साइंस स्ट्रीम में हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? अभी हम लोग पढ़ेंगे, आप अगर मेरे साथ रहोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स. क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो ये हम लोग का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है? सबसे पहला बात, इस चैप्टर से आपको कहीं भी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला है, ठीक है? बट ये एक चैप्टर ना फाउंडेशन देने के लिए, जस्ट एक फाउंडेशन देने के लिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे, उस सेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे कि हम लोग जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो क्या तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है? अरे भैया चलो रेस करते हैं हम लोग, नहीं ना. जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो पहले तो वो क्रॉल करेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर उसके बाद दौड़ना सीखेगा. तो आज का जो एपिसोड है ना, वो ये है कि एज इफ हम लोग वो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको बॉर्न हुआ है अभी, उसको थोड़ा रेस्ट करने दीजिए पहले. तो आज हम लोग बस समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है हम लोग को कि क्या है ये सब चीज, क्यों भाई, क्यों, क्या, क्यों, ये सब चीज समझेंगे, ठीक है? ओके, तो फिर चलिए अब हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं बिना कोई देरी के. तो चलिए हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स, पर फिजिक्स पढ़ने से पहले ना एक स्टेप और पीछे जाते हैं और समझते हैं भैया ये साइंस का होता है, SCIENC, साइंस, ठीक है? हम लोगों ने साइंस स्ट्रीम चूज किया है तो पहले समझते हैं कि भैया साइंस क्या होता है, ठीक है? साइंस जो वर्ड है ना, आता है आपका संस्कृत वर्ड विज्ञान से. विज्ञान, GYAN, विज्ञान, ये आता है संस्कृत वर्ड से, संस्कृत, ठीक है? एक बात, हाँ, जब भी कोई वर्ड होता है ना वो इधर संस्कृत से आया है अगर हिंदी वर्ड से आया तो, पर अगर कोई इंग्लिश वर्ड है तो वो कहां से आया होगा? ग्रीक से आया होगा, नहीं तो लैटिन से आया होगा, और कहीं से नहीं आया है, ठीक है? अगर कोई हिंदी वर्ड है तो वो ऑब्वियसली संस्कृत लैंग्वेज से आया है, एंड अगर कोई इंग्लिश वर्ड है तो लैटिन या फिर ग्रीक, समझ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, विज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, और वी जो वर्ड है उसका मतलब होता है स्पेशल, विशेष, विशेष ज्ञान. ये जो वी है ना, इसका मतलब फुल फॉर्म होता है विशेष, VISESH, विशेष. ये होता है विशेष मतलब स्पेशल नॉलेज. तो विज्ञान क्या है? एक नॉलेज है. आज से आप ये बात समझ लीजिए कि विज्ञान या फिर साइंस जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है. इस बात को प्लीज आप दिमाग में बैठा लो. साइंस एक सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है. क्या है? नॉलेज है, एक नॉलेज है. तो साइंस क्या है? स्पेशली में देखा जाए तो साइंस, SCIENC, साइंस क्या है? एक इज अ स्पेशल, SPECI, स्पेशल, सिस्टमैटिक, नॉलेज, नॉलेज which is acquired, ACCQUIRED, acquired by observation and experience, PRIENC, experience, aimed at understanding, UNDERSTAND, अरे understanding, aimed at understanding how anything works
हाउ एनीथिंग वर्क्स इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। देखिए, हम प्लीज आपको ये बात दिमाग में आप प्लीज ऐसे बैठा लीजिए, भैया साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको एक सब्जेक्ट की तरह देखोगे तो कभी भी नहीं पढ़ पाओगे इसको, ठीक है। तो हम लोग अब से साइंस को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं देखेंगे, सिंपली एक नॉलेज है, नॉलेज है। अब ये आपका मर्जी है कि अब आप उस नॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं, या फिर उसको छोड़ देना चाहते हो। ऐसे समझेंगे हम लोग का ये थॉट प्रोसेस होगा। साइंस एक नॉलेज है, वो मेरा मर्जी है हम इसको एक्सेप्ट करें कि निग्लेक्ट करें, ठीक है। बट सब्जेक्ट की तरह नहीं देखना उसको, ठीक है। और साइंस क्या है? एक स्पेशल सिस्टमेटिक नॉलेज है विच इज अक्वायर्ड, जो हम लोग गेन करते हैं, अक्वायर करते हैं कैसे? बस ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से, ताकि हम समझ सकें कोई भी चीज कैसे काम करता है एकदम पर्टिकुलर डिटेल में, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग ने बोल दिया कि नॉलेज है टू अक्वायर एनीथिंग, हाउ एनीथिंग वर्क्स, कोई भी चीज कैसे काम करता है। अब ये एनीथिंग में तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग बोला है, एनीथिंग एनीथिंग। अब ये एनीथिंग में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन कि ये एनीथिंग क्या है, हम लोग साइंस को क्लासिफाई कर सकते हैं 3 ब्रांचेस में। क्या बोल सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। अगर आप, सबसे पहला चीज देखिए, अगर हम लोग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड लॉज गवर्निंग देम पढ़ते हैं, GOUVERNING, गवर्निंग देम, तो इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं? अच्छा पहले लिखते देखो, एक ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है आप क्या पढ़ रहे हो, आप एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड लॉ गवर्निंग देम, ठीक है, ये हो गया। या फिर फाइनली आप एक और चीज पढ़ाई कर सकते हो, जो हो गया हम लोग का अर्थ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, अर्थ इट्स कंस्टिट्यूएंट। अगर ये वाला पढ़ाई करते हो, इसको बोलते हैं हम लोग एक साइंस। साइंस क्या है? अगर सिंपली साइंस बोला गया है तो मतलब कुछ भी मान लो, बट अब ये कुछ भी में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ भी में अगर आपके पास, अगर आप इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हो और उसका लॉस गवर्निंग देम, तो हम लोग उसको बोलते हैं फिजिकल साइंस, PHYSICAL, फिजिकल, SCIENC, फिजिकल साइंस, ठीक है। एंड अगर आप एक एनिमेट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो और उसका लॉस प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट, तो हम लोग उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ साइंस, लाइफ साइंस, जिसको दूसरा नाम दिया गया है बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है। एंड अगर हम अर्थ के बारे में पढ़ाई करते हैं एंड उसका कंस्टिट्यूएंट, जैसे समुंदर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, लैंड, ठीक है, एंड और क्या, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, जो भी बोल दो आप, अर्थ के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, अर्थ के बारे में, एंड उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कंस्टिट्यूएंट क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग अर्थ साइंस, EARTH, अर्थ साइंस, ठीक है। दिखाई दे रहा ना? हाँ दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। ये हो गया लाइफ साइंस, बायोलॉजी।
अर्थ साइंस, अर्थ के बारे में पढ़ाई करना है। पर अब जब ये फिजिकल साइंस का बात आता है ना, फिजिकल साइंस का जब बात आता है, जगह है मेरे पास कहीं? जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा ना, ठीक है यहाँ लिख देते हैं। जब फिजिकल साइंस का बात आता है ना, तो फिजिकल साइंस में 3 और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं हम लोग, 3 कैटेगरी है। एक होता है फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स, दूसरा हुआ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, और तीसरा हो जाता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। हम लोग फिजिकल साइंस पढ़ेंगे और ये फिजिकल साइंस में भी हम लोग सिर्फ ये फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से आपको समझ में आया कि अगर आप इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे तो फिजिकल साइंस, एनिमेट मतलब लाइफ साइंस, और अगर अर्थ के बारे में पढ़ोगे उसको अर्थ साइंस बोला जाता है। और फिजिकल साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी होता है। अच्छा तो बस बता देते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहाँ लिखे हैं? फिजिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ध्यान सुनिएगा, स्टडी ऑफ वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जिसको हम लोग परसीव कर सकते हैं। परसीव मतलब टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी मतलब वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग परसीव नहीं कर सकते हैं, जो बहुत दूर है, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि डिफरेंट प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। और जो चीज अर्थ पर ही है और उसको हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं वो हो गया फिजिक्स। और केमिस्ट्री है, इस दोनों, इसका अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री एक दूसरा ब्रांच है फिजिक्स का, जहां पर हम लोग एकदम छोटा छोटा जो एटम का यूनिट्स है, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है और वो लोग कैसे एक दूसरे साथ रिएक्ट करता है। इस सिंपल लॉजिक पे पूरा केमिस्ट्री बेस्ड है कि मैटर के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका प्रॉपर्टीज क्या है और वो एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। समझ में आया आपको इतना कि साइंस क्या है? और हम लोग प्लीज साइंस को एक नॉलेज की तरह ट्रीट करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं। ये हुआ, कुछ भी पढ़ सकते हैं लोग, कुछ भी का मतलब ये 3 होता है। और यहाँ पर आपका ये ब्रांच, हम लोग को यहाँ पढ़ना है, यहाँ पे है हम लोग, और हम लोग को यहाँ ये वाली चीज बस पढ़ना है, ठीक है। ओके चलिए आप सब कॉपी कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। हाँ एक और बात, इस स्लाइड में एक और बात बोलना जरूरी है। आप पूछोगे भैया साइंस में ये सब तो ठीक है, मैथ्स कहाँ गया? साइंस स्ट्रीम में मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, पर आप मैथ्स के बारे में कुछ बताए नहीं, मैथ्स कहाँ गया? समझने की कोशिश कीजिए, मैथ एक साइंस नहीं है। मैथ एक साइंस क्या, एक स्टडी ऑफ समथिंग जो हम लोग अपने आसपास देख पा रहे हैं और उस चीज कैसे काम करता है। ध्यान समझिएगा, साइंस क्या है? स्टडी ऑफ समथिंग जो मेरे आसपास है और वो कैसे काम करता है। मैथ्स वो नहीं करता है। मैथ्स क्या है? वो एक, ध्यान समझिएगा, जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे? इस इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है। तो वैसे ही मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है जो हम लोग ने अपने थॉट प्रोसेस से डेवलप किया है। क्या बोल रहे हैं? मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है जो हम लोग ने, ह्यूमन बीइंग ने खुद डेवलप किया है, साइंस नहीं है वो, ठीक है। मतलब प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्टार मार्क देके लिख दे रहे हैं, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज, ठीक है, डेवलप्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। अब सिंस ये लैंग्वेज है डेवलप्ड बाय ह्यूमंस, तो इसको सबसे ऊपर रखा जाता है, सबसे ऊपर रखा जाता है। ये साइंस के भी ऊपर है, ये साइंस का बाप है, ही इज द किंग, ही इज द बॉस, थलाइवा, ही इज द बॉस, मैथ्स, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके देखिए अब समझने की कोशिश कीजिए। अब अच्छा हम लोग करेंगे अब कि हाउ इज साइंस, SCIENC, साइंस डेवलप्ड
हाउ इज साइंस डेवलप्ड, मतलब कि जो साइंस नॉलेज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है जहां से ये नॉलेज को हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, समझ में क्या बोल रहे हैं, मतलब साइंस पढ़ रहे हैं लोग कैसे, एक प्रॉपर स्टेप्स होना चाहिए ना, कि अगर हम ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं तब जाके हम सही पाथ पर जा रहे हैं। ओके ओके, देखिए भैया सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आप स्टेप 1, पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप आपका शुरू होता है ऑब्जर्वेशन के साथ, OBSERVATION, ऑब्जर्वेशंस के साथ। हम सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको तो कोई चीज होना चाहिए ना आपके पास, तो वो कैसे आएगा, ऑब्जर्वेशन से आएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अच्छा, अब ट्राई कीजिए समझने का कि जो ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन दो तरीके का हो सकता है। पहला होता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, प्लीज ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूं। अगर कोई चीज को एक्सप्लेन करना है तो पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि क्या एक्सप्लेन करना है, तो वो क्या कहां से आएगा, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन दो तरीके का होता है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल देके समझते हैं। कैसे एग्जांपल दें, ठीक है, ओके, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल बहुत जरूरी है। एग्जांपल, ईशा पास्ड द एग्जाम विथ गुड मार्क्स। दिखाई दे रहा उतना दूर, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, ये एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है। ईशा पास्ड द एग्जामिनेशन विथ 88% मार्क्स। ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी वही स्टेटमेंट है, पर फर्क क्या है, इसमें हम बोल रहे हैं कि ईशा ने एग्जाम पास कर लिया अच्छे मार्क्स से, गुड 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 गुड, क्या एक क्वालिटी वर्ड है ना, और ये तो वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन के लिए। ठीक है, गुड, अच्छा मार्क्स से पास कर ली, अच्छा मार्क्स है, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ये हो गया आपका, कहां लिखा हम, ये हो गया एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव। ठीक है, बट जैसे ही हमने इसी स्टेटमेंट को ऐसे बोला, ईशा पास्ड द एग्जाम विथ 88% मार्क्स, तो मुझे यहां पे एग्जैक्ट क्वांटिटी मिल गया कि भैया कितने मार्क्स से पास हुई है, 88% मार्क्स से। तो ऐसा स्टेटमेंट या फिर ऑब्जर्वेशंस को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी वर्ड से आता है, और ये क्वालिटी वर्ड से आता है, LITY, क्वालिटी वर्ड से आता है, ये क्वांटिटी वर्ड से, कितना भैया, कितना कितना, और ये क्या मतलब बनता है, क्या मतलब है, क्या इसका मतलब क्या होगा, व्हाट। अच्छा चलो, उसको क्वालिटी है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्वालिटी कैसे एक्सप्लेन करें हम, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, कितना। ठीक है, ये हो गया। एंड अब आप मुझे आप बता सकते हो कि ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा बेटर है, दोनों ही स्टेटमेंट है, पर कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा बेटर है, बेटर, बेटर इन द सेंस इंफॉर्मेटिव, मतलब हम बोल सकते हैं ये वाला द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन is quantitative statement is more informative
then the qualitative hence preferred, hence is more preferred। और इसी कारणवश सिंस आप खुद से देखो ना, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो इसीलिए इसको प्रिफर किया जाता है। और इसी कारणवश हम लोग के पास क्या आ गया, मैथमेटिक्स गेट्स इन्वॉल्व इनटू फिजिक्स। ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर मुझे अच्छे से समझना है तो मैथ्स तो करना ही पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे कि हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं ना, आपको लगेगा अरे भैया फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम लोग खाली मैथ्स ही पढ़ रहे हैं। अब ये लैंग्वेज है, मैथ्स एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग को हेल्प करता है फिजिक्स को अच्छे से समझने में। इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। और जहां पर जरूरत पड़ेगा मैथ्स का, हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, कुछ आप नहीं करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स गेट्स इन्वॉल्व इनटू फिजिक्स, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं फिजिक्स इज द लव, मैथमेटिक्स इज द लवर। मेरे को अच्छा लगता है फिजिक्स लव है और मैथमेटिक्स उसका लवर है। दोनों एक साथ ही रहेंगे, जुदा हो ही नहीं सकते हैं, रहना ही है साथ में उन लोग को, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इधर का बात। आइए अब इधर आते हैं, बैक टू नॉर्मल। ये समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे, जब भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, आप देखोगे कि हर बार कहीं ना कहीं ये वर्ड मिलेगा आपको, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, हर बार आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए इतना हम लोग समझ गया, ओके। ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 पे आते हैं। जैसे ही आपने ऑब्जर्वेशन किया, आप खुद से क्वेश्चंस पूछिए, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। आप क्वेश्चंस पूछिए, और जैसे ही आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, तो आप खुद से एक क्या बोले उसको, बैकग्राउंड रिसर्च कीजिए। बीएससी के बैकग्राउंड रिसर्च कीजिए, RESEARCH। अब ये बैकग्राउंड रिसर्च करने का मतलब है कि आप बस खुद ही से सोचो ना, ऐसा क्यों हो रहा है, 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 क्यों हो रहा है, ऐसे सोचते रहो, बात करते रहो। तो फिर आपने क्या किया, आपको कुछ पता चलेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे करने से वो हो जाएगा। आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आप खुद से एक मॉडल क्रिएट, क्या बोले उसको बोलते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करोगे। एक आपने खुद से एक थ्योरी डेवलप कर रहे हो, आप थ्योरी डेवलप करोगे, DEVELOP, डेवलपिंग का स्पेलिंग क्या भूल गया, थ्योरी डेवलप करना, DEVELOP, डेवलप कर रहे हैं बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग, बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूजिंग सर्टेन assumption and postulates प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग आसपास देखेंगे, अच्छा कितना सुंदर दुनिया है, मजा आ रहा है। फिर आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है, फिर आप खुद से जवाब देने को, अच्छा हो सकता है ये हो रहा है, तो ये हो रहा है, अच्छा ऐसा होगा। तो आप क्या करोगे, आप रिसर्च करोगे खुद से ही, एंड फिर आप एक थ्योरी डेवलप कर दोगे कि अगर ये हो रहा है क्योंकि हो सकता है ये रीजन है, ये कारण है ताकि ये हो रहा है, इसको बोलते हैं थ्योरी डेवलप करना। और बेस्ड ऑन यूजिंग सम मैथ्स, क्योंकि मैथ्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑन सर्टेन assumptions and postulate, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि
हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, तो हम बोल रहे हैं कि ये मेरा अजम्पशंस है कि अगर इफ दिस इज ट्रू देन दिस ऑब्जर्वेशन विल बी पॉसिबल। तो हम बैकवर्ड जर्नी कर रहे हैं। मुझे रिजल्ट पता है, सॉरी रिजल्ट, हम लोग को रिजल्ट पता है, पर हो क्यों रहा है वो नहीं पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अजम्पशन ले लेते हैं। चलो इससे शुरू करते हैं। अगर ये है तो क्या ये ट्रू है, चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रेट, ओके। अब देखिए स्टेप 5, ठीक है। इस मैथमेटिकल मॉडलिंग से आप एक इस मॉडल से क्या आएगा, एक प्रेडिक्शन आएगा, प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट होगा, प्रेडिक्शन PREDIC, प्रेडिक्शन ऑफ थ्योरी। हम लोग ने जो ये मॉडल रेडी किया है, इस थ्योरी से कुछ प्रेडिक्शन तो होगा ना कि हाँ ये है तो ये है। प्रेडिक्शन मतलब कि हमने जो थ्योरी बनाया है उसका कुछ रिजल्ट तो होगा ना, आउटकम। रिजल्ट लिखते हैं, आप रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट RESULT, रिजल्ट मतलब इस थ्योरी का प्रेडिक्शन क्या है। फिर ठीक है, नेक्स्ट। अब आया इंपॉर्टेंट चीज, अब आप इस थ्योरी को परफॉर्म एन experiment based on above theory, ठीक है। परफॉर्म एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन अबव थ्योरी, एक्सपेरिमेंट कीजिए एंड फिर से रिजल्ट नोट कीजिए, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नोट डाउन द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नोट कीजिए, ठीक है। एंड रिजल्ट कहां से, प्रेडिक्शन ऑफ थ्योरी का, ठीक है। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट चीज और फाइनल स्टेप, वो है ये 7। अब आ गया कंपेयर द रिजल्ट्स, कंपेयर द रिजल्ट्स RESULTS, रिजल्ट्स ऑफ अ थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रिजल्ट कंपेयर कीजिए भैया कि थ्योरी का रिजल्ट और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो आया है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं, आपके पास ये एक ऑब्जर्वेशन है, अच्छा ये एक ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन का कुछ रिजल्ट होगा, एक्सपेरिमेंट से मिल जाएगा। और सिमिलरली आपने एक थ्योरी बनाया, आपने इस थ्योरी का भी कुछ रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट साथ कंपेयर करेंगे हम लोग। अगर रिजल्ट मैच कर गया इसका मतलब क्या है, जो हमने थ्योरी दिया है वो करेक्ट है, मतलब मेरा जो अनुमान था, हमने जो सोचा था वो सही है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये दोनों रिजल्ट मैच नहीं करता है, कंसिस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर हमने ऑब्जर्वेशन में कुछ गलती किया है या फिर मेरा अजम्पशंस में कुछ गलती है। तो मुझे बैक टू स्क्वायर वन हो जाना पड़ेगा और मुझे फिर से ये प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं? मतलब कि दो पॉसिबिलिटीज है यहां पर, कंपेयर कीजिए। इफ मैचेस, इफ MATCHE, इफ मैचेस, ठीक है, देन द postulates and the assumptions get labeled as law। तो जो postulates है या फिर observations है, they become laws। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर मैच कर गया तो वो postulate या फिर observation को हम लोग बोलते हैं ये एक फिजिकल लॉ है। लॉज ऑफ मोशन था ना, वैसा ही। एंड सिमिलरली इफ मैच नहीं करता है, इफ डज नॉट मैच, अगर मैच नहीं करता है तो क्या होगा,
बैक टू स्क्वायर वन, रिपीट अगेन रिपीट अगेन, एंड दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी गुड। पार्टी शार्टी करेंगे लोग उसके बाद ये लोग, पर ये नहीं हुआ तो बैक टू स्क्वायर वन और फिर से रिपीट कीजिए सारा चीज। समझ में आया आपको? चलो समझ में आया ना कुछ तो? ठीक, ग्रेट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ पे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं एक चीज। देखिए हम लोग देखें कि फ्रॉम साइंटिफिक, SCIENTIFIC, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव हम लोगों ने देखा कि भैया सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशंस होता है, ऑब्जर्वेशंस होता है, और फिर बाद में मेहनत करते 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 जाके बाद में वो ऑब्जर्वेशन कभी ना कभी एक लॉ बन जाता है। ठीक है, ठीक है। साइंस कितना पुराने जमाने चला रहा है, एंशिएंट सिविलाइजेशन से साइंस चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, और अभी का हम लोग का 21st सेंचुरी है, और कब से चला आ रहा है कोई पता ही नहीं है, कब से चल रहा होगा। मतलब कि 3-4 सेंचुरीज बीत चुका है या फिर उससे ज्यादा हो चुका है, तब जाके हम लोग को कुछ सेट ऑफ लॉज मिला है, सेट ऑफ लॉज। ठीक है, सदियां बीत गई हैं तब जाके हम लोग को सेट ऑफ लॉज मिला है। ठीक है ना। अब देखिए मतलब कि यहाँ पे तो अराउंड 5, 6, 7 सेंचुरी लग चुका है। सेंचुरी मतलब 10, 100 साल, 200, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, पर हम लोग को ये सारा लॉज को सिर्फ अगर एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखें, एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, पर्सपेक्टिव से, तो ये सारे सेट ऑफ लॉज को भैया हम लोग को सिर्फ 2 साल में कंप्लीट करना है। 2 साल में का मजाक गुजरा है। ये जो ये लोग सदिया साल में किए हैं हम लोग सिर्फ 2 साल में करने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये लोग जो गलती किए थे ना ऑब्जर्वेशन में, हम लोग वो गलती नहीं पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ लॉज, हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, वो भी जो ऑब्जर्वेशंस है वहां से हम लोग डायरेक्टली करेक्ट थ्योरी लेते हैं, करेक्ट थ्योरी, और फिर डायरेक्टली हम लोग लॉ पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, पर जब पुराने जमाने में वो लोग ने एक्चुअली में किया होगा, ऑब्जर्वेशन किए होंगे, तो वो लोग तो बहुत बार रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस भी तो किए होंगे, फिर रॉन्ग किए होंगे, फिर कभी ना कभी राइट किए होंगे लोग, और जो राइट हुआ होगा वो जाके लॉ बन गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझाने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग पूछते हो कभी कभी कि भैया जब भी फिजिक्स पढ़ो ना, जब भी फिजिक्स पढ़ो ये वर्ड खाली आता है, लेट, सपोज, कंसिडर, ये सारा वर्ड्स हमेशा आता है और कोई वर्ड्स आता ही नहीं है। इसका रीजन है, क्या रीजन है? ये रीजन है कि हम लोग हमेशा डायरेक्टली करेक्ट थ्योरी अज्यूम करते हैं। हम लोग एक थ्योरी अज्यूम करते हैं, इसीलिए जब भी कुछ अज्यूम करते हैं हम लोग, थ्योरी क्या करते हैं हम लोग कहाँ लिखे हम लोग थ्योरी को अज्यूम करते हैं, ASSUME, अज्यूम करते हैं। और जब अज्यूम करेंगे तो कैसा वर्ड यूज करेंगे? लेट, सपोज, कंसिडर, लेट अस अज्यूम दिस दैट। ठीक है, एंड प्लीज ये बात का भी ध्यान रखिएगा कि भैया ये लोग सदियों से पढ़ते आ रहे हैं और सेम चीज हम लोग को 2 साल में पढ़ना है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ लूप होल रह ही जाता है कि हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे। इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम लोग को कि हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ग्रेट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने ये समझा है कि फिजिकल लॉज बनता कैसे है, साइंटिफिक अप्रोच से जाके लास्ट में
फिजिकल लॉ बन जाता है। ग्रेट। अब समझते हैं हम लोग नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर ऑफ फिजिकल PHYSICAL फिजिकल लॉज। ठीक है, इसको समझने के लिए ना हम लोग को ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, रेंज ऑफ PHYSICAL फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, सिंस आप लोग 11 में फिजिक्स पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली 10 से तो पढ़ के आए होगे ना, थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे ना, पता नहीं कितना पढ़े होगे आप लोग, पर थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे ना, सच दैट आपको ये तो पता है ना फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। कोई भी ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे और अच्छे से, पर अभी के लिए बस आप समझ लीजिए कि कोई भी एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और साइंस फिजिक्स में आपको पता है मोस्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? मोस्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? मास होता है, जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मान लीजिए। लेंथ होता है, जिसको हम लोग कैपिटल L से डिनोट कर रहे हैं, मान लीजिए। एंड टाइम होता है, मान लीजिए, जिसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, SI यूनिट तो पता है, SI यूनिट क्या होता है पता है ना? चलो बढ़िया। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में मास का क्या होता है यूनिट? केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम बात करना चाहते हैं रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। रेंज कहने का मतलब भैया कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट LARGEST लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि देखो भैया, मुझे जानना है कि जो फिजिकल लॉज है उसका नेचर कैसा है, नेचर वो कैसा फिजिकल लॉज है। उसके लिए हम लोग को रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटी लिख दिया है जो बहुत फंडामेंटल है, बेसिक है, एकदम बेसिक है, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ग्रेट। अब हम आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मास, लेंथ, टाइम बताइए ना प्लीज। तो आपको क्या लगता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ मास क्या है? जो हम लोग के पास ऑब्जर्व किए हैं, जो हम लोग ऑब्जर्व किए हैं क्या है? अरे पढ़े तो हो आप लोग। अरे क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। भूल गए? ग्रेट। 10 टू पावर -31 ऑर्डर का होता है। -31 मतलब पॉइंट, फिर 31 जीरोस, फिर 1 आएगा। इतना छोटा होता है, इतना छोटा भाई, कितना छोटा। ठीक है, ये तो स्मॉलेस्ट जो हम लोग मेजर किए हैं। लार्जेस्ट क्या होगा? लार्जेस्ट क्या होगा? लार्जेस्ट होता है हम लोग का यूनिवर्स। अब आप पूछोगे भैया यूनिवर्स का मास कैसे निकाल दिया? तो अप्रोक्सीमेट किया गया है अर्थ, फिर सोलर सिस्टम का मास, वैसे कितना सारा सोलर सिस्टम है, फिर गैलेक्सीज का मास, फिर उसको फिर बहुत सारा जो हम लोग डार्क एनर्जी बोलते हैं, कुछ एनर्जी है, उसका मास, सबको एक अकाउंट में लेके देखा गया है कि जो मास ऑफ द यूनिवर्स है ना, वो ग्रेटर देन 10 टू द पावर 55 kg का है। इतना नहीं है, इससे ज्यादा ही है। ठीक है, तो देखिए कितना डिफरेंस है, -31 इधर और 55 इधर। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का अगर डिफरेंस देखा जाए कितना हो गया? 86 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। 86। अगर 6 फिगर हो जाए तो हम लोग मिलियनेयर बन जाते हैं। आप सोच रहे हैं 86 समझ में आ रहा है? अगर हम लोग के पास बस 6 डिजिट फिगर सैलरी हो तो हम लोग मिलियनेयर बन जाते हैं। इसके पास तो 86 है, तो ये क्या होगा पता नहीं। ठीक है, चलिए ग्रेट। अब तो दिखाई दे रहा है, देख लीजिए तो, हाँ दिखाई तो दे रहा है। चलिए अब ओके, अब आते हैं
लेंथ का बात करते हैं, लेंथ का, लंबाई का। जो स्मॉलेस्ट लेंथ, जो मैं बोल रहे हैं, हम लोग के पास ऐसा लैब में इक्विपमेंट्स है, फिजिक्स पढ़ रहे भैया, इक्विपमेंट्स है हम लोग के पास जिससे हम लोग ये सब मेजर किए हैं लोग। एंड सिमिलर जो स्मॉलेस्ट लेंथ मेजर किया गया है वो है, स्मॉलेस्ट लेंथ जो मेजर किया गया है वो है साइज ऑफ द न्यूक्लियस से भी छोटा, जो है 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। ऑर्डर मीटर में, सब तो जो स्मॉलेस्ट लेंथ हम लोग मेजर करते हैं ना, इससे छोटा ही होता है, कितना, -17 के आसपास होता है, ठीक है, 10⁻⁻17 के आसपास होता है, या फिर -17 या फिर -18 के आसपास, ठीक है। इतना छोटा लेंथ है, मतलब अगर हम ये डॉट दिए हैं ना, इसका भी 1000 गुना छोटा है, ठीक है। और लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट क्या होगा, वही फिर से रेडियस ऑफ द यूनिवर्स। हम लोग का यूनिवर्स का रेडियस, यूनिवर्स कितना बड़ा है, अगर देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं, अभी बोला जाता है कि यूनिवर्स इज एवर एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड होते जा रहा है। अगर हम यहाँ से जर्नी शुरू करते हैं यूनिवर्स का, तो कोई एंड नहीं है। बाय द टाइम हम लोग एंड पहुंचे, हम लोग का ही एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है रेडियस ऑफ द यूनिवर्स विच इज स्टिल ग्रेटर देन 10⁻26 की 27 है, छोड़ याद नहीं आ रहा मुझे, 27 के आसपास होगा, ठीक है। इतना रेडियस है, ठीक है, इससे ज्यादा ही है, हाँ ज्यादा है। एंड फाइनली अगर टाइम का बात करें तो जो स्मॉलेस्ट टाइम स्केल हम लोग ने मेजर किया है वो है अराउंड 10⁻⁻23 सेकेंड्स, -23 सेकेंड्स। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ऑब्वियसली वी हैव सच इक्विपमेंट्स एंड लैबोरेटरी अरेंजमेंट्स जहाँ से हम लोग ये मेजर किए हैं, कर सकते हैं लोग, ठीक है। एंड और ये क्या होगा, फिर से यूनिवर्स ही, एज ऑफ द यूनिवर्स, एज जो ग्रेटर कितना है, आपको पता नहीं एज ऑफ द यूनिवर्स कितना बोला जाता है, 13.8 बिलियन ईयर्स। मतलब जो अगर सेकेंड्स में कैलकुलेट कर 10⁻17 सेकेंड्स के आसपास आता है। ऑर्डर किलोग्राम तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग दिख रहा है जो नेचर है उसका कैनवस कितना बड़ा है, एकदम बड़ा 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 बड़ा, ठीक है। तो इस सेंस में हम लोग का जो फिजिकल वर्ल्ड है, हम लोग का जो ये पूरा क्या फिजिकल वर्ल्ड है ना, जो हम लोग का PHYSICL फिजिकल वर्ल्ड है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं लोग। एक को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड या फिर डोमेन, दूसरे को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है। ठीक है, अब प्लीज ध्यान से समझिए, हम लोग के पास कोई एक ऐसा डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, मतलब कि एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं है कि हम लोग बोल दे कि इस बाउंड्री के इधर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, इस बाउंड्री के उधर मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है। कोई एक क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड वॉल नहीं है कि हम बोल सके कि इसके पीछे माइक्रोस्कोपिक, इसके आगे माइक्रोस्कोपिक नहीं है। इसी कारणवश फिजिकल PHYSICA फिजिकल लॉज आर नॉट absolute is not absolute in the sense that they are valid only for
गिवन रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं हम लोग। अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं लोग, एग्जाम्पल समझते हैं लोग। एग्जाम्पल, पहला केस है, मान लीजिए आइडियल गैस लॉ, जो आप लोग पढ़े हो केमिस्ट्री में 10 में, क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब ये जो आइडियल गैस लॉ है ये कब वैलिड है? आइडियल गैस लॉ कब वैलिड है? ये तभी वैलिड है जब जो मेरे ये मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स बोलिए फिर एटम्स बोलिए, इन सब के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है। इन सब मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कोई इंटरैक्शन नहीं होता है तब जाके ये विदाउट इंटरैक्शन, कहां लिखे हम, ये कब वैलिड है? विदाउट इंटरैक्शन, विदाउट इंटरैक्शन, विदाउट इंटरैक्शन, ठीक है। पर वही अगर रियलिटी में, क्या है, रियलिटी में, रियल लाइफ में हर मॉलिक्यूल्स के बीच में खुद में कुछ ना कुछ इंटरैक्शन हो रहा है, तो ये एग्जैक्ट ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर हमको रियल केस पढ़ना है तो इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली ये भी आपको पता होगा, नंबर 2, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, याद है ना, क्या था, वो था F इज इक्वल्स टू ma। पर क्या ये रिलेशन हमेशा ट्रू है? नहीं। याद है आपको, हम लोग जब पढ़े थे तो हम लोग ये देखे थे कि ये रिलेशन कब वैलिड है? तभी वैलिड है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। याद आया कुछ? ये तभी वैलिड है जब वेलोसिटी इज मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट इज मैसिव, एंड द ऑब्जेक्ट इज appreciably massive, appreciably massive, MASSIVE। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको? F इक्वल्स टू ma कब वैलिड है? तभी वैलिड है जब एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है इसका स्पीड लाइट का स्पीड से बहुत कम है, एंड ये जो ऑब्जेक्ट इसका कुछ मास होना चाहिए, ठीक है। तो वही हम बोलना चाहते हैं कि जो भी फिजिकल लॉज है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब कि हमेशा ट्रू नहीं है, बट एक पर्टिकुलर डोमेन में ट्रू है। हाँ, अगर हम इस डोमेन में हैं तब ये सारा लॉज मेरा वैलिड है, पर वही अगर हम तुरंत दूसरा डोमेन में जाएं तब नेसेसरी नहीं है कि ये सारा लॉज यहाँ पे होल्ड करेगा। पर अगर हम इसी लॉज में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन या फिर एडजस्टमेंट कर दें तब ये वैलिड हो जाता है, ठीक है। ओके, इसीलिए आप लोग देखोगे कि जब भी हम लोग, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया, जब भी हम लोग कुछ नया पढ़ने का शुरू करेंगे ना, जब भी हम लोग कुछ नया पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एकदम सिंपल सा मॉडल लेंगे, एकदम बच्चा वाला चीज जो हो सके रियलिटी में नहीं होता है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग एकदम सिंपल सा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, विल कम टू दैट लेटर, बोल देना, सिंपल चीज पढ़ेंगे, फिर धीरे करते उसमें कुछ और ऐड करेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे एंड फिर मुझे एक रियल लॉ मिल जाएगा जो फिजिकल वर्ल्ड में होता है वैसा कुछ, ठीक है। ओके, चलिए इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। हाँ जी, चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया कि भैया लॉज बनता कैसे है एंड लॉज का लिमिटेशन क्या है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स। तो हम लोग क्या देखना है, अब हम लोग देखना है फिजिक्स, PHYSICS, ठीक है। अगर देखा जाए तो अगर लैटिन या फिर ग्रीक में फिजिक्स का मतलब फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस, और ये अरे गंदा, और इसका मतलब होता है नेचर, ठीक है। और अगर संस्कृत में देखा जाए तो वर्ड का फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक, PHAUTIKI, भौतिक, which means
फिजिकल, समथिंग विच इज फिजिकल, समथिंग विच इज फिजिकल। तो भौतिक का स्पेलिंग BOHTIK, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पर फिजिक्स का डेफिनेशन मिलता है, क्या है, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, SCIENC, साइंस दैट deals with the study of nature and natural phenomena, और व्हाट इंपॉर्टेंट अभी, related to things which can be perceived, PRCEIVED, जिसको हम लोग परसीव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। बेसिकली 5 सेंस ऑर्गन्स को लेके काम करना है। परसीव्ड, समथिंग विच कैन बी परसीव्ड, ठीक है, लाइक inanimate objects, energy and radiation, सही है, ग्रेट। अच्छा, ये हो गया भैया फिजिक्स का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है भैया, अच्छा फिजिक्स में ऐसा क्या है जो आदमी लोग पागल है फिजिक्स पढ़ने के लिए? कोई पागल नहीं है, सब कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। मतलब कि फिजिक्स कोई क्यों पढ़ता है, उसको क्या मजा आता है, क्या किक मिलता है उसको पढ़ने में, ये बात है। उसको बोलते हैं द अपथ्रस्ट, UPTHRUST, अपथ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। मतलब कि कोई पढ़ता है उसको, उसका मेन, जो फिजिक्स में लोग पढ़ते हैं तो मेन उसका ऑब्जेक्टिव क्या, ठीक है, समझो, अपथ्रस्ट फील है वो एकदम, ठीक है। अपथ्रस्ट मतलब ड्राइविंग, व्हाट ड्राइव्स टू स्टडी फिजिक्स, व्हाट ड्राइव्स पीपल टू स्टडी, ठीक है, ओके। ठीक है, पहला चीज जो है वो है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या है? पहला चीज है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन है क्या? यूनिफिकेशन इज एक्सप्लेनिंग द डाइवर्स फिजिकल phenomenas, phenomenas, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कर देना भैया। एक्सप्लेन्स द डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना, इज एक्सप्लेनिंग द डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना बाय यूजिंग only few physical laws। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं भैया कि आसपास हम लोग के इनफाइनाइट नेचर ऑफ फेनोमेना हो रहा है। कुछ हम लोग देख पा रहे हैं, कुछ नहीं देख पा रहे हैं, कुछ बाद में देखेंगे। ठीक ठीक। तो मेन उद्देश्य ये हो भैया कि क्या ये सारा फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए क्या हम लाखों लॉज बनाए? नहीं, कुछ ऐसा तो होगा ना कि बस गिना चुना 2-3 लॉज से हम पूरा यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर दें। यह है यूनिफिकेशन, यह है यूनिफिकेशन। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एकदम बच्चा और एग्जांपल समझते हो, एग्जांपल से समझते आपको भी अच्छा लगेगा। फिर से आइए, याद है क्लास 10 में आप लोग पढ़े हो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ बोलता है भैया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन मास।
यही तो बोलता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऊपर नीचे मतलब अब मत बोलना कि आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है कि नहीं पता है। नहीं पता है तो आप कमेंट कर देना, हम एक अलग से इस पर स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। पता है ना, हम मान ले रहे पता है आपको, नहीं पता तो बता दीजिएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, ठीक है, ऐसा कुछ है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन मास। चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ ये क्या बोलता है? ये तो सिंपली ही बोलता है ना कि द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड गिवन मास। कि अगर मुझे इस केस में अगर मास दिया हुआ है, उस केस में जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर कम होगा, और यहां पर अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यही तो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ, ठीक है। पर वही अगर हम अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, ये दोनों लॉ एक्चुअली में क्या है? इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आइडियल गैस लॉ ना, आइडियल गैस लॉ। मतलब PV इज इक्वल्स टू nRT। ये दोनों लॉज तो इसके अंदर ही है ना, है ना? तो वही हो गया यूनिफिकेशन। ये एकदम छोटा लेवल पे यूनिफिकेशन है, पर हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, हम लोग सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सब कुछ यूनिवर्स को कुछ गिना चुना लॉज से, उसको बोल रहे यूनिफिकेशन। एक और समझाते हैं एग्जांपल लेके, हम बुक में बस बैठने का जगह है, हम बैठ सकते हैं। एग्जांपल 2 EXAMPL, एग्जांपल 2। अच्छा ठीक है, आपको पता है कि हम लोग को पता है फोर्स बिटवीन, अच्छा एक सेकंड, अच्छा सभी लिखते हैं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, मोशन ऑफ मून और सैटेलाइट अराउंड सन, अरे अराउंड बोलना पड़ेगा, अराउंड सन, या फिर और क्या बोल सकते हैं हम, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ऑफ finite mass, next weight of a body, या फिर free fall of a body, ये जो सारा, और भी बहुत सारा है, ये जो सारा चीज है 1 2 3 4 5 गणपति जी की जय जयकार, ये सारा चीज को हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी क्या है? ये भी एक छोटा सा यूनिफिकेशन है कि हम इतने रेंज ऑफ फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं एक सिंगल लॉ से। ये हो गया यूनिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो आप जो कॉपी कर लीजिए, मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा। तो चलिए, ओके, फर्स्ट एस्पेक्ट था यूनिफिकेशन, और जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो है रिडक्शन, REDUCTION। फर्स्ट एस्पेक्ट है यूनिफिकेशन, सेकेंड एस्पेक्ट है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज explaining a larger or a larger or more complex is explaining the property, is explaining the properties of explaining the properties of a larger, LARGER, larger or a
complex system by studying by STUDYING studying or investing VESTING investing the properties of a smaller और सिंपल सिस्टम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिजिक्स पढ़ने के लिए कि क्या है कि अगर मुझे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो उसको पढ़ने के लिए ना, अगर हम उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का प्रॉपर्टीज ऑफ द constituent particle and the interaction among them, sorry गलती लिख दी। हाँ ठीक है, मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं, एक समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए भैया कि हमारा घर है, ये हमारा घर है, माने ये हमारा बिल्डिंग है। कहाँ है? बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ठीक है। अब इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है मुझे उसके बारे में जानना है। बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है मुझे उसके बारे में जानना है, तो क्या करें हम? ये बिल्डिंग को तोड़ दें तब जाने इसके बारे में? नहीं, अगर हम सिंपली अगर एक ब्रिक, क्या ब्रिक, मतलब अगर एक छोटा सा ब्रिक लेके अगर इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो ये जो बिल्डिंग का प्रॉपर्टीज है वो भी तो सेम होगा। अगर इसका प्रॉपर्टीज ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम तो होगा ना, सेम एज दिस प्रॉपर्टीज होना ही है भैया। हम लोग बोलते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिजिक्स का कि जहां पर हम लोग अगर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड या फिर लार्ज सिस्टम है ना, उसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले एक सिंपल सिस्टम को पढ़ते हैं या फिर उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उस सिस्टम के अंदर उसको पढ़ते हैं, एंड फिर जाके हम लोग इसका प्रॉपर्टीज को इससे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और यही एक और बेसिक रीजन है कि सबसे पहले अगर हम लोग को कोई एक, अगर मुझे एक कॉम्प्लेक्स, एग्जांपल 1, नंबर 2, अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, जो रियलिटी में है, रियल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए ना, इसको पढ़ने के लिए हम लोग को फर्स्ट पहले एकदम सिंपल सिस्टम से शुरू करना पड़ता है। सिंपल सिस्टम से जो हो सके तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। पर फिर हम इस पे धीरे धीरे कुछ इंप्रूवमेंट्स करेंगे, कुछ नया इंप्रूवमेंट, फिर कुछ नया इंप्रूवमेंट, फिर वो इंप्रूवमेंट करते 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 हम लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको फिर से एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि थ्रू आउट द जर्नी जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो कभी ना कभी एक ऐसा जगह पे आएंगे ना जो आपको लगेगा ऐसा तो होता नहीं है। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है ऐसा नहीं होता है, पर अगर हम उसी चीज में हल्का सा इंप्रूवमेंट कर दें तो वो वैसा हो जाएगा, तब वो रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, अब लोग नेक्स्ट एस्पेक्ट में मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ना चाहते हैं ना, वो है हम लोग के लिए FUNDA, फंडामेंटल फोर्सेस, FORCS इन नेचर। ठीक है, फंडामेंटल
फोर्सेस इन नेचर। देखिए भैया, हम फिर से बोलेंगे, क्लास 10 से 11 में आए हैं तो क्लास 10 में कुछ तो पढ़े होगे, कुछ नहीं तो फर्स्ट चैप्टर तो पढ़े थे हम लोग, कुछ तो याद है? क्या था? फोर्सेस। और फोर्सेस का था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या देखा कि फोर्स बहुत टाइप का हो सकता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वेट। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और क्या था? न्यूक्लियर फोर्स। इतना सारा फोर्स है। ठीक है, तो बेसिकली मुद्दा का बात यह है कि ये जो जितने सारे भी फोर्सेस हम लोग के नाम सुने हैं ना, ये सारे फोर्सेस 4 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। जी हाँ, आपने जितना भी फोर्सेस अभी तक, जितने भी फोर्सेस पॉसिबल हैं, उन सारे फोर्सेस को 4 फंडामेंटल फोर्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सिर्फ 4 है। ठीक है, और इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला चीज, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आता कहां है, किस चीज पर बेस्ड है? इज बेस्ड ऑन कौन सा लॉ पर बेस्ड है? इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस पर बेस्ड है ग्रेविटेशन। और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? बोलता है कि भैया, अगर मेरे पास 2 मासेस हैं, 2 बॉडी है जिसका मास m1 और m2 है, और इस मास का सेंटर यहां पर है, इस मास का सेंटर यहां पर है। अगर इन दोनों का सेंटर को, ध्यान समझिएगा, इन दोनों का सेंटर को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से, सच दैट इन दोनों के बीच का सेपरेशन r है, उस केस में दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, विल बी प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, f विल बी प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 by r स्क्वायर। और जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल्स टू साइन से हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा m1 into m2 by r स्क्वायर, और यहां पर कांस्टेंट है मेरा कैपिटल G m1 into m2 by r स्क्वायर। ठीक है, ये है हम लोग का मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पर G क्या है? G को बोलते हैं, कहां लिखे हैं? दिखाई दे रहा है नीचे? जगह है मेरे पास नीचे? हाँ, जगह तो है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं G का वैल्यू होता है 6.67 into 10 to the power -11। यूनिट क्या होगा? यूनिट बनाने के लिए इसका न्यूटन, फिर ये m इधर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, याद रखिएगा इसको, ट्राई कीजिएगा इसको याद रखने का, इसका वैल्यू और इसका यूनिट प्लीज ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रेस्टोरेंट। ठीक है, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा, पहला प्रॉपर्टी, सबसे पहला बात तो ये है कि ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक सेकंड ना, कुछ भी कर रहा है यार, अच्छा अच्छा, एक सेकंड ना, सॉरी, क्या बोल रहे हैं हम? न्यूटन्स फोर्स ग्रेविटेशन, इतना प्रॉपर्टीज पढ़ना। ठीक है, सबसे पहला बात, न्यूटन्स फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स है, सबसे ज्यादा कमजोर।
नंबर 2, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव। जो फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर है, बस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। नंबर 3, फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर, सेंट्रल, सेंट्रल फोर्स, CENTRAL, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मतलब क्या होता है, इसका बात समझिए। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? दैट इज इट एक्ट्स along the line joining, joining, joining the two centers, joining the two centers। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर दोनों को ज्वाइन कर दिए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब ये जो एक स्पेशल फीचर है ना, ये जो एक स्पेशल फीचर है, कि यहाँ क्या हो रहा है कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ द स्क्वायर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। एक स्पेशल चीज, स्पेशलिटी है, इसको बोलते हैं हम लोग ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। क्लियर है? क्लियर है, ये हो गया हम लोग का। और क्या चीज बोल सकते हैं हम, और एक प्रॉपर्टी बताए, आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पर लिख दे रहे हम। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। एंड नंबर 6, जो रेंज है, रेंज वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। मतलब कि अगर ये सेपरेशन को हम दूर करते जाए तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स और सेपरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगा फोर्स कम होता जाएगा, ठीक है। बट ये फोर्स कभी जीरो नहीं होगा। जीरो कब होगा? बस एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जीरो होने का, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाए तभी जीरो होगा, तो जीरो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेंज है क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ठीक है। ठीक है, नंबर 7 क्या बोल सकते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट influenced by presence of another body or intervening medium। ठीक है, इंटरवेनिंग मीडियम, ठीक है। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि भैया अगर आपके पास ये एक बॉडी है ए, ये एक बॉडी है पी, बी, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है वो डिपेंड नहीं करता यहां पे कोई ऑब्जेक्ट सी है कि नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना मेल मिलाप है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अट्रैक्टेड हैं, ये चीज डिपेंड नहीं करता है इस भैया पे। सिमिलरली इन दोनों के बीच में कितना अट्रैक्शन है वो डिपेंड नहीं करता है बी बॉडी पर, ठीक है। एंड सिमिलरली ये बोलना चाहते हैं, सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि अगर इंटरवेनिंग मीडियम मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में अगर सेपरेशन वैक्यूम था तो फोर्स F है। पर अगर इन दोनों को अगर हम वाटर में भी रख देंगे ना, वाटर में, तभी भी दोनों के बीच में फोर्स F ही एक्ट करेगा।
समझ में आया क्या बोल रहे हैं? पहली बात तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स एक्ट करता है वो तीसरा ऑब्जेक्ट अगर उसके प्रेजेंस में है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बट एंड एट द सेम टाइम वो दोनों ऑब्जेक्ट कौन सा मीडियम में रखा गया है वो भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर पानी में रखा गया है, वाटर में रखा, सॉरी सेमी हो गया, हनी में रखा गया है, या फिर और कहाँ रख सकते हो यार, कोई किचन में रख दो, सेम होगा, फोर्स हमेशा सेम होगा, ठीक है। ठीक है, इसको भी हम मिटा देते हैं, इतना हम लोग समझ गए, ये हो गया। अब एक फाइनल टॉपिक है, एक फाइनल चीज है जो हम मेंशन करना चाहेंगे, मेडिएटिंग पार्टिकल। मेडिएटिंग पार्टिकल, PARTICLE, मेडिएटिंग पार्टिकल को बोलते हैं ग्रेविटॉन, GRAVI, ग्रेविटियन, ग्रेविटियन, ग्रेविटन बोलते हैं, ग्रेविटियन बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझको, हम कंफ्यूज हो गए, ग्रेविटन बोलते हैं कि ग्रेविटन, सोचने दीजिए, GRAVITIAON, ग्रेविटन, क्या बोलते हैं जी इसको, ग्रेविटियन की, ग्रेविटन याद नहीं आ रहा मुझे, नोट कर देते हैं, ग्रेविटन, TON बोलते हैं ना, ग्रेविटियन, ग्रेविटन, नहीं यही बोलते हैं, यही बोलते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, चेक कर सकते हैं, पर यहाँ तक मुझे किसी यही बोलते हैं, यही है ग्रेविटन, TON, हाँ ठीक है, ग्रेविटन, मेडिएटिंग पार्टिकल ग्रेविटन है। अब प्लीज ट्राई समझने का, मेडिएटिंग पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है, जादू है क्या, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है भैया, ये तो कुछ कर नहीं रहा है, ये भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कि इस हम लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये बॉडी इस पर तो कोई इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रहा है, पर हम लोग फिजिकली सोच रहे हैं, पर एक्चुअली में एक ऐसा पार्टिकल होगा ही जो इसको जाके इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम तुमको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा होगा, बहुत हाई लेवल फिजिक्स है, ठीक है। तो इसको बोला गया ग्रेविटन, पर हम बोलना चाहेंगे ग्रेविटन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ये उसका प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ठीक है। अब इसी में हम कुछ चेंजेस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, नेक्स्ट आप कॉपी कर लिया ना, कॉपी कर लीजिए आप इसको, ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको, चलो मिटा रहे हैं। नंबर टू है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सिर्फ इलेक्ट्रो नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये बेस्ड है कूलम्स लॉ। अच्छा एक चीज देखिए, इसको हम लोग यूनिवर्सल बोलते हैं, ग्रेविटेशन लॉ को यूनिवर्सल बोलते हैं, क्यों, ग्रेविटेशनल लॉ को यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशन लॉ क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो मास होता ही है, हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो मास होता ही है, मतलब ये फोर्स यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ हम लग रहा है बहुत सॉरी, हाँ एयरप्लेन मोड पे करना भूल गए थे हम, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक तो कॉल आने वाला था, नहीं है, सॉरी, हाँ चलो कोई नहीं, ओके। हम लोग क्या बोल रहे थे, यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में जो भी चीज है कुछ ना कुछ तो मास है उसका, इसीलिए यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे, जो बेस्ड है बेस्ड ऑन कूलम्स, COULOMBS, कूलम्स लॉ, बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज बॉडी Q2, चार्ज बॉडी है, अब सिर्फ बॉडी नहीं है, हर एक बॉडी का मास होता है, पर क्या हर एक बॉडी चार्ज होता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग चार्ज हैं, हम लोग तो न्यूट्रल हैं,
अगर हम लोग इसको रब करें ऐसे चार्ज हो जाएंगे हम लोग, पर हम लोग तो यूनिवर्स में क्या सारा बॉडी चार्ज होता है? नहीं होता है ना, कुछ न्यूट्रल भी होता है। इसीलिए कूलम्स लॉ को यूनिवर्सल लॉ नहीं कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट, इतना समझ गए हम लोग। तो बोला जाता है कि अगर दो चार्ज बॉडीज है, चार्ज ऑब्जेक्ट्स है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, उन दोनों के बीच का अगर सेंट्रल सेपरेशन आर है तो बोला जाता है, इसको हटा दो भैया अभी के लिए, मास का हम लोगों को चार्ज चाहिए, तो बोला जाता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, मुझे तो नहीं लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर सेपरेशन। इसका मतलब यहां से हट जाएगा ये, यहाँ पर Q1 Q2 एंड सिमिलरली जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग इक्वल्स टू साइन से रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो कांस्टेंट आएगा ना उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जहां पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू के लिए मुझे बिठाना पड़ेगा इसको पूरा। अभी जो 4 पाई तो पता है क्या है, 22/7 या फिर 3.142 चल जाएगा कुछ। ठीक है, पर एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन को बोलते हैं क्या, छोड़ दो, वो क्या बोलते हैं छोड़ दो, अच्छा लिख देते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। यूनिट क्या होगा? ये इधर आएगा पर न्यूटन Q1 × Q2, इसका होता है कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाएगा, F नीचे आएगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट का नाम है, इसका वैल्यू है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अभी नहीं, हम लोग ये मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस लिख दिए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में ये वीकेस्ट फोर्स नहीं है, ये प्रॉपर्टी हटा दीजिए। प्रॉपर्टीज के नाम पे हम लोग ये सब प्रॉपर्टीज आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज में होता है कि ये अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, डिपेंड करता है साइन पर। नंबर 1, फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव कब होता है? जब फॉर ऑपोजिट साइंस, फॉर ऑपोजिट साइन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑपोजिट साइन के लिए, एंड कॉमा इज रिपल्सिव कब? फॉर सेम साइन ऑफ चार्ज पार्टिकल, सेम साइन Gn। मतलब कि अगर ये Q1 Q2 का चार्ज सेम है, चार्ज का साइन सेम है, मतलब पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, नेगेटिव तो रिपेल करेगा, पर वही अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है अट्रैक्ट कर लेगा। कहाँ गया? अट्रैक्ट का ऑपोजिट होता है अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। नंबर 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, ये भी सेंट्रल फोर्स है। नंबर 3 प्रॉपर्टी है ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। नंबर 4 कंजर्वेटिव फोर्स है। नंबर 5 रेंज इनफाइनाइट है। ये थोड़ा डिफरेंस हो गया, इज इन्फ्लुएंस्ड, ये इज इन्फ्लुएंस्ड होता है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज्ड बॉडी, CHARGED, अनदर चार्ज्ड बॉडी और इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर एक चार्ज, इन दोनों के बीच में जो फोर्स F है, वो अगर अभी F है, तो अगर यहां पे एक और चार्ज Q3 आ जाता है, तब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, बस इन दोनों के बीच का फोर्स चेंज हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो फोर्स का वैल्यू कुछ और होगा, अगर ये आ गया तो फोर्स का वैल्यू कुछ और होगा।
एंड सिमिलरली अगर आप इसको वैक्यूम में रखिए, दो चार्ज को वैक्यूम में रखिए, फोर्स कुछ और होगा कंपेयर टू अगर हम यही दोनों चार्ज को पानी में डुबा दें। ठीक है, ओके, तो इतना हम लोग समझ गया, समझ में, ग्रेट। अब देखिए, अब हम लोग को नेक्स्ट फाइनल ये है मेडिएटिंग पार्टिकल का। मेडिएटिंग पार्टिकल मतलब कि ये एक अगर चार्ज Q है, मान लीजिए पॉजिटिव है और ये चार्ज Q2 नेगेटिव है, तो ये चार्ज इसको एक छोटा सा कोई पार्टिकल भेजेगा और ये जाके इसको इन्फॉर्म करेगा, ओ Q2 तुम जानते हो हम पॉजिटिव है, तुम क्या हो, तुम नेगेटिव हो, अच्छा तो तुम मुझे अट्रैक्ट करो। ठीक है, मतलब पोस्ट मास्टर का काम करेगा, गॉसिप करेगा मेरे लिए। उसको बोलते हैं मीडिएटिंग पार्टिकल। तो मीडिएटिंग पार्टिकल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ग्रेविटॉन, सॉरी फोटोन, PHOTON, फोटोन। एंड प्लीज ध्यान रखिएगा, ये हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, दिस इज ऑब्जर्व्ड। बस ग्रेविटन ही ऐसा मीडिएटिंग पार्टिकल है जो हम लोग को नहीं पता है, मतलब लगता है एग्जिस्ट करता है पर हम उसको अभी तक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं किया है। ठीक है, चलिए ये हो गया फोटोन, ग्रेट, समझ में आ गया इतना आपको। हम लोग ने ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैट, ओ अच्छा ये हो गया ना। हमने आपको तो ये बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, प्लीज ध्यान सुन लीजिए। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर एक चार्ज Q मोशन में है, अगर एक चार्ज Q मोशन में है तो ये अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इन टर्न मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक फोर्स को साथ में रखा जाता है। जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स है वहां पर मैग्नेटिक फोर्स होना लाजमी है, होना ही होगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट पे है दोनों में फोर्स ऐड करेगा ये, पर वही अगर ये चार्ज मोशन में आ गया तो ये मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, ओके ग्रेट, पढ़े हम लोग। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। हाँ जी, चलिए देखिए, हम लोग ऑब्वियसली फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर ही पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। बस कंपेयर करना है ग्रेविटेशनल फोर्स विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, और रिजल्ट भी अप्रोक्सीमेटली बताना, लगभग। ठीक है, आइए देखते हैं। मतलब क्या बोला है कि ये एक प्रोटॉन है, ये एक दूसरा प्रोटॉन है। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर सेपरेशन R है। ठीक, ये एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, दोनों ही चार्ज पार्टिकल है। और चार्ज कितना होता है, इसका चार्ज कितना होता है, +E। प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है एज ए नेगेटिव चार्ज बट विथ अ पॉजिटिव साइन, ये भी +E। बट एट द सेम टाइम ये चार्ज पार्टिकल है, पर एट द सेम टाइम इसका मास भी तो होगा कुछ, उसको हम लोग MP बोल रहे हैं, मास भी तो होगा कुछ। ठीक है, तो ड्यू टू मास दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ड्यू टू चार्ज दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और फिर हम लोग दोनों को कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अच्छा, एक चीज अभी तो आप लोग पूरा रेडियो एक्टिविटी सब कुछ हेन तेन पढ़े थे। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है याद है, 1.6 into 10 to 1.67 into 10 to -27 kg। ठीक है, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, +E का वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, याद है, वही है, इसका वैल्यूज लिख दिया हम। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। Therefore, force due to gravitational
ग्रेविटेशनल, अरे यार Fg लिख देता, ठीक है, सॉरी गंदा हो गया भाई, गंदा हो गया। अच्छा देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एफ जी से डिनोट कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा G M1 हो जाएगा मास ऑफ द प्रोटॉन, M2 भी हो जाएगा मास ऑफ द प्रोटॉन, और ये बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा ओके ओके, एक सेकेंड। जब हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था तो हम बोले थे कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसका वैल्यू हमने बताया था होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है, गलत बताया था हमने, सॉरी मिस्टेक हो गया था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये होता है पूरा, ये जो पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इस क्वांटिटी का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। प्लीज प्रीवियस पेज में जाके आप इसको प्लीज रेक्टिफाई कर लीजिए प्लीज, ठीक है, ठीक है। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 कितना है, E इंटू ई बाई आर स्क्वायर, ठीक, ठीक। अब हम लोग कंपेयर करना है ना, कंपेयर करना है मतलब दोनों का रेशियो ले लेना है, हम एफ ई बाई एफ जी ले रहे हैं, ठीक है, एफ ई बाई एफ जी ले रहे हैं, ठीक है, मतलब हम एफ ई पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू सी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। हम ना इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू याद रखिएगा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। ई का वैल्यू क्या था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू कितना आता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 1.6 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -27, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली निकालना है, अप्रोक्सीमेटली लगभग कितना होगा, ये 1.6 और ये 1.67 को हम इक्वली में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक, यहां पर 6 और 6.7 को हम कैंसिल कर देना, अप्रोक्सीमेटली करें, अप्रोक्सीमेटली हम लोग बस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहते हैं, बस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कि कितना बड़ा है, एग्जैक्ट मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस जानना है कितना बड़ा है, एग्जैक्ट नहीं जानना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए बस मुझे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसलिए इसको हटा दिए लोग, अब बस नंबर्स ऑर्डर्स लेते हैं, ऑर्डर्स लेके काम करते हैं। ये -11 है, ऊपर जाएगा तो +11, 9 + 11 10 टू द पावर 20 इंटू -19 -27, जब ऊपर जाएगा ये तो +27 हो जाएगा, -19 + 27 8, 10 टू द पावर 8, तो यहां से भी 10 टू द पावर 8 आएगा। इसका मतलब अब बेस सेम है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड हो जाएगा,
20 + 16 36, 10 to the power 36, मतलब Fe/Fg का वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिटवीन टू प्रोटॉन्स kept at some distance is equals to 10 to the power 36 times that of the force due to gravity। मतलब सोचो, आज बात किया ना हम लोग कि 10 to the power 6 डिजिट फिगर मिल जाए तो विल बी अ मिलियनेयर, ऐशी आशा। पर यहाँ पर 10 to the power 36 है, तो कितना मिलियन है ये भाई, कोई नहीं बोल सकता, बहुत ज़्यादा है। मतलब कि ये छोटा सा एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करने का इम्पोर्टेंस ये था कि हम लोग समझें फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ओके, चलिए आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। हाँ जी, चलिए देखिए, तो हम लोग ने दो फोर्सेस कवर कर लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और हम लोगों ने देखा कि इन दोनों फोर्सेस में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 to the power 36 टाइम्स ज्यादा है। चलिए आइए अब फैक्टर नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, देखिए ये थर्ड नंबर पे आता है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर हुआ, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डिस्कवर किया गया। इसका डिस्कवर होने का पीछे कहानी ऐसा कुछ ऐसा है, देखिए स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या है, एटम। एंड हम लोग को पता है कि जो एटम है एज अ होल न्यूट्रल है। एक सेकेंड, हाँ, एटम एज अ होल क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है एंड साथ ही साथ स्टेबल भी है। ठीक है, अब एटम के अंदर एक बहुत छोटा सा कोर है, बहुत छोटा सा कोर है, और इसको बोला गया है, हाँ बनाए तो बना नहीं पाएंगे इसको, तो इसको बोला गया है न्यूक्लियस। ठीक है, और मतलब ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इन दोनों को साथ में बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी ऑर्बिट करते रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी है इसके अंदर। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, ग्रेट। अब सोचिए एक चीज, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है एंड प्रोटॉन है, पर हम लोग अभी नोटिस किए हैं कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और बहुत सारा प्रोटॉन साथ ही साथ, तो ये एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा, दोनों सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब ये दोनों प्रोटॉन या फिर जितने भी प्रोटॉन्स हैं, अगर सबको एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो हम लोग को क्या होना चाहिए, कहाँ लिखा है, अच्छा लिखते हैं, लिखे मतलब कि लिखे हैं, नहीं लिखो, सोचा लिखे नहीं लिखे, अच्छा लिख ही देते हैं, ठीक है। देखो बोल रहे हैं बिटवीन टू प्रोटॉन्स देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा दोनों के बीच में। ठीक, अब जब फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसका मतलब क्या हो, which means the nucleus will split itself। पर ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता है, एटम तो स्टेबल है, मतलब न्यूक्लियस भी स्टेबल है। ठीक है, तो कैसे भैया, कैसे स्टेबल हो गया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा है पर फिर भी न्यूक्लियस स्टेबल है, ऐसा कैसे हो गया। तो पहला ऑप्शन हम लोग ये सोच सकते हैं कि अच्छा
प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी तो है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ है, अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन उसको बैलेंस कर दे रहा है? समझ में क्या बोल रहा है? मतलब कि हम लोग ये तो सोच ही सकते हैं, क्या बोल रहे उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव है, बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है, पर हम बोल रहे हैं हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कंपेंसेट कर दे रहा है। ठीक है, ठीक है, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कम है, 10⁻38 टाइम्स कम है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स में इतना हिम्मत नहीं है, इतना ताकत नहीं है कि इस फोर्स को बैलेंस कर सके। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, कहां से आई है? इसका मतलब एंड स्प्लिट इटसेल्फ, बट न्यूक्लियस इज फाउंड to be stable and the known gravitational force is not sufficient to counterbalance this force. Hence there must be some another strong attractive force to balance the electro force of repulsion, and this force is called strong nuclear force. यहां से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जन्म होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ठीक है, एंड ये बात प्लीज ध्यान रख लीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कहाँ लिखे हम? ठीक है, इतना हो गया ना? हाँ ठीक है, इतना काफी है, हम लोग और नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब सिमिलरली इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, समझ लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, is always attractive. Number 2, देखिए almost always attractive है, but at the same time ये फोर्स प्रोटॉन के बीच में भी है, न्यूट्रॉन के बीच में भी है, एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी है। मतलब ये फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों के बीच में भी एग्जिस्ट करता है, इन दोनों के बीच में भी एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रॉन एंड इन दोनों के बीच में भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है। आते हैं रेंज पे, RANGE, रेंज शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, और वो कितना है? जो न्यूक्लियस है ना, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डायामीटर के बराबर है, न्यूक्लियस का डायामीटर के बराबर है, वो है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रेंज। एंड यहां पर मेडिएटिंग जो पार्टिकल है, नंबर 4, जो मेडिएटिंग पार्टिकल का नाम है पाई मेसॉन्स, MESONS, पाई मेसॉन्स, एंड ये भी डिस्कवर किया जा चुका है। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली ये वाला न्यूक्लियस
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं करता है, कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है, नहीं है। ओके ओके, ये हो गया हम लोग का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलिए आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। समझ में आना क्या बोले हम? ये लाइन समझ में आना क्या बोले हम? बोल रहे हैं ये नॉन सेंट्रल है, नॉन सेंट्रल है, नॉन कंजर्वेटिव है। नंबर 7, डज नॉट इवन ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी ओबे नहीं करता है, जो बोले अभी हम, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। और एक और कुछ बाकी रह गया मेरा बोलना, सब चीज तो बोल दिया ना। और एक चीज नहीं बोले हम, ये है कि यहाँ पर द न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻² टाइम्स 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ड्यू टू। ये मतलब कि हम ये बोलना चाहते हैं कि इसको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं, अभी प्रूव बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग। बस याद रख लीजिए कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 2 गुना ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब कोई डाउट नहीं होगा, इतना तो क्लियर है ना? चलिए सारा पॉइंट्स हम लोग लिख दिया, अब आप कॉपी कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए जी आइए, लास्ट स्लाइड है, आज का लास्ट स्लाइड है ये, ठीक है। ओके, फाइनली हम लोग लास्ट जो फोर्स डिस्कवर हुआ है, जो सबसे नया फोर्स था, वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। नाम पे मत जाइएगा, नाम पे मत जाइएगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स है, बट इज नॉट द वीकेस्ट फोर्स। WEAKEST, is not the weakest force। ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्ग है, नाम पे मत जाइएगा, ठीक है, फिर से बोल रहे हैं। ओके, अब देखिए इसके बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है हम लोग को, बस ये जानना है सब पॉइंट्स की दिस फोर्स एग्जिस्ट occurs only in the process of beta decay। occurs only in the process of beta decay। अभी बीटा डिके क्या है? एक न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिविटी में तो पढ़े हो आप बीटा डिके क्या है? रेडियो एक्टिविटी में पढ़े हो ना बीटा डिके क्या है, क्लास 10 का। हाँ, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स बस बीटा डिके में होता है। एक प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन, एक क्या होता है, एक प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन के साथ रिलीज कर देगा, फिर एक एंटी पार्टिकल आ जाए, समझ याद आ रहा है ना? हाँ, वही। एंड इट ऑल्सो इट exists only in between the elementary particles, ठीक है, and is the shortest of all, has the shortest range। कितना? 10⁻⁻16 या फिर 17 के आसपास, ठीक है। शॉर्टेस्ट रेंज है, अगर ओनली इन द प्रोसेस ऑफ बीटा डिके। याद आ रहा है ना? ठीक है, बीटा डिके। ओके, अच्छा, ये हो गया हम लोग का रेंज, ये हो गया ये चीज। अब देखिए, अब फाइनली हम लोग कंपैरिजन करते हैं, एक कंपैरिजन, ठीक है। देखिए कैसे, कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे मान लीजिए नेम दे रहे हैं हम फोर्स का। सबसे पहले क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद मान लीजिए हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है।
ये नेम है, स्ट्रेंथ देखते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रेंथ यूनिटी है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर न्यूक्लियर फोर्स का स्ट्रेंथ यूनिटी है, उस सिनारियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, हम लोग 10⁻²। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे कि न्यूक्लियर फोर्स इससे 100 गुना ज्यादा है, ये 100 गुना कम होगा। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻13 टाइम्स छोटा है, ठीक है। और ये तो भैया यहाँ पे 36 10⁻38 टाइम्स छोटा है। मतलब कि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसके मुकाबले में 10⁻2 टाइम्स है, ये -13 टाइम्स है इसके बराबर, ये -38 टाइम्स है इसके बराबर, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेंथ। रेंज इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, रेंज इसका शॉर्ट है, शॉर्ट रेंज है कितना, 10⁻15 मीटर के आसपास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इनफाइनाइट, न्यूक्लियर फोर्स का वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट कितना, 10⁻16 अभी लिखे हैं हम लोग। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज कितना है, इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया। और मीडिएटिंग पार्टिकल क्या है, मीडिएटिंग पार्टिकल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में है पाई मेसॉन्स, MESONS। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए है फोटोन। वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए हम अभी पढ़े बोसॉन्स। ओ लिखे नहीं क्या हम, अच्छा सॉरी यहां पे लिखे नहीं ना हम। मेडिएटिंग पार्टिकल है बोसॉन, ठीक है, BOSON। और इसका है ग्रेविटन, GRAVITON। इसमें से बस ये डिस्कवर नहीं हुआ है अभी तक, बाकी सारे डिस्कवर्स हो चुके हैं। क्लियर है? कुछ याद है अभी का भी नहीं याद आया? प्रोटॉन है आपके पास तो ये न्यूट्रॉन बन जाएगा। अगर न्यूट्रॉन बना है तो एक एंटी पार्टिकल प्लस न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन टाइप का। अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोटॉन। यहाँ कोई चार्ज नहीं, एक चार्ज आएगा प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का है यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। याद आया कुछ? अब तो याद आया। अगर नहीं याद आया छोड़ दीजिए, इसको मत लिखिएगा। रेडियो एक्टिविटी में पढ़े थे लोग लास्ट में एकदम, ठीक है। बाप रे बाप, ये सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये फिजिकल वर्ल्ड हम यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है। फिर भी हम बोलना चाहेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, बट स्टिल हमने क्या किया है, हमने इस फिजिकल वर्ल्ड के चैप्टर को जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में है ना, एग्जैक्टली वैसे नहीं पढ़ाया है। हमने कुछ अलग से ही थोड़ा बहुत अपना मिर्च मसाला लगाया है, ताकि हम लोग समझ सकें कि एक्चुअली जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग। ये सारा चीज आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा। मेनली बहुत कुछ मिल जाएगा, एकदम इससे तो मिल जाएगा। स्टार्टिंग जो फर्स्ट हाफ है, वो कोई बुक में मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।